हेलो बच्चों, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का 5th चैप्टर संगठन, इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा अधिकार अंतरण। अधिकार अंतरण के अंतर्गत पहला वीडियो हम देख चुके हैं। अधिकार अंतरण क्या होता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आगे हम देखते हैं अधिकार अंतरण या डेलीगेशन अथॉरिटी। इसका अगला टॉपिक है अधिकार अंतरण के तत्व या प्रक्रिया, किस प्रकार से अधिकार अंतरण किया जाता है। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि अधिकार अंतरण क्या होता है। जब प्रबंध के उच्च स्तर में प्रबंधकों को बहुत ज्यादा कार्य का भार हो जाता है, तब अपने अधीनस्थों को कुछ कार्यों को अधिकार सहित सौंपना अधिकार अंतरण कहलाता है। अब ये अधिकार अंतरण मैंने अभी शॉर्ट में बता दिया, अच्छी से आपको पिछले वाले वीडियो में देख लेंगे तो समझ जाएगा। अधिकार अंतरण के तत्व या प्रक्रिया, इसमें पहला स्टेप है, यानी अधिकार अंतरण किस प्रकार किया जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया है। उसका पहला स्टेप है कार्यभार सौंपना। तो कार्यभार कम करने की दृष्टि से प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कुछ कार्य सौंप देता है। कार्यभार सौंपने के पूर्व प्रबंधक यह विचार करता है कि कौन से कार्य वह स्वयं करेगा और कौन से कार्य अधीनस्थों को सौंपेगा। अधीनस्थों को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्यों को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि अंतिम रूप से प्रत्येक कार्य के लिए प्रबंधक ही उत्तरदायी होगा। यानी प्रबंधक को जो जो कार्य मिले हुए हैं, उनमें से ऐसे कौन से कार्य हैं जो वो अपने अधीनस्थ लोगों को सौंप सकता है, और सौंपने के बाद भी सारा कार्यभार यानी उसकी सारी जवाबदारी प्रबंधक की रहेगी। उत्तरदायित्व पूरा प्रबंधक का होगा, उसी को उत्तरदायी माना जाएगा। इसलिए कार्यभार सौंपते समय किसी भी प्रबंधक को इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि अपने अधीनस्थ किस व्यक्ति को कौन सा कार्य सौंपा जाए और कौन कर्मचारी किस कार्य को करने में कुशल है, उस हिसाब से कार्यभार को सौंपना चाहिए, क्योंकि अंतिम रूप से उस कार्य का जवाबदार वही प्रबंधक होता है जो कार्य सौंपता है। फिर अगला स्टेप है अधिकार सौंपना। अधीनस्थों को सौंपे गए कार्य के निष्पादन के लिए उन्हें अधिकार सौंपे जाने चाहिए। ये बहुत आवश्यक है कि यदि किसी को से कार्य करवाना है तो उसके लिए अधिकार भी उसको होना चाहिए, तभी वो कार्य ठीक से कर पाएगा। बिना अधिकार प्रदान किए कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। जिस प्रकार के अधिकारों की आवश्यकता कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रबंधक को होती है, ठीक वैसे ही अधिकार पूर्ण करने के लिए अपने अधीनस्थों को भी वह कुछ अधिकार देगा कार्य से संबंधित, और अधिकारों का प्रवाह ऊपर से नीचे होगा। यानी आपने कार्य तो सौंप दिया लेकिन उसको अधिकार नहीं सौंपे। मान लीजिए कोई भी एक फैक्ट्री है जिसमें साबुन बनने का कार्य है, आपने कार्य एक इकाई का किसी को कार्य दे दिया देखने के लिए, एक प्रकार के साबुन का कार्य, लेकिन कच्चा माल लेने के लिए उसको अधिकार ही नहीं दिया है, तो वो कैसे अपना कार्य पूर्ण कर पाएगा। और कच्चा माल लेने का अधिकार भी उसको देना पड़ेगा, उसके बाद उसको कुछ श्रमिक भी देना पड़ेंगे, श्रमिकों को ऑर्डर देने का अधिकार भी उसके पास होना चाहिए, तभी वह अपने कार्य को संपन्न कर पाएगा। तो जैसे ही प्रबंधक कार्यभार सौंपता है, उसका अगला स्टेप है कि उस कार्य को पूरा करने के लिए जितने अधिकारों की आवश्यकता है, उन अधिकारों को भी उन अधीनस्थ कर्मचारियों को अधिकार भी देना चाहिए। अगला है प्रत्यायोजन की स्वीकृति। यानी कार्यभार तो यदि प्रबंधक सौंपता है किसी अधीनस्थ को, तो जब तक वो अधीनस्थ उस कार्य को अधीनस्थ व्यक्ति उसकी स्वीकृति नहीं देता कार्य को लेने की, तब तक
अधिकार अंतरण की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं माना जाता है। जब कार्य को देने वाला व्यक्ति देकर कार्य को स्वीकार करने वाला व्यक्ति जब तक स्वीकार न करे तब तक अधिकार अंतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाती। फिर अगला है दायित्व अथवा जवाबदेही निर्धारित करना। जो सौंपे गए कार्यभार को नियमित रूप से पूर्ण करना ही दायित्व अथवा जवाबदेही कहलाता है। यानी जो कार्य सौंपा गया है उस कार्य को नियमित रूप से पूर्ण करना, उस कार्य को करने की जवाबदारी लेना और उस जवाबदारी को पूर्ण करना, ये दायित्व या जवाबदेही निर्धारित करना कहलाता है। कार्य को सौंपने से ही जवाबदारी पूर्ण नहीं होती, जबकि ये देखा जाता है कि कार्य ठीक प्रकार से हो पा रहा है या नहीं। केवल कार्य दे देना ही पर्याप्त नहीं है, वह कार्य किस प्रकार से पूरा किया जा रहा है इस पर ध्यान देना भी आवश्यक है। एक बार अधिकार अंतरित होने के पश्चात कोई भी जवाबदेही से इनकार नहीं कर सकता। यानी किसी भी अधीनस्थ को कार्य सौंप दिया जाए तो बाद में वो उससे अपनी जवाबदारी से मुक्त नहीं हो सकता, मुकर नहीं सकता। इसलिए उसको वही उस कार्य के लिए जवाबदार माना जाता है। अधीनस्थ कर्मचारी को कार्य पूर्ण करने का उत्तरदायित्व हो जाता है, लेकिन फिर भी उच्च अधिकारी जवाबदेही से मुक्त नहीं हो पाता। यानी भले ही कार्य करने के लिए जो अधीनस्थ कर्मचारी है जिसको सौंपा गया है उसकी जवाबदारी तो है ही, लेकिन फिर भी उसको सौंपने के बाद प्रबंधक की जवाबदारी समाप्त नहीं होती। अंत में प्रबंधक की जवाबदारी ही मुख्य होती है। उसके बाद अगला स्टेप है आंतरिक कार्यों का मूल्यांकन। अधिकार अंतरण के इस अंतिम चरण में अधीनस्थ को सौंपे गए कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के लिए अधीनस्थों से कार्य प्रतिवेदन बुलाए जाते हैं, जिनके आधार पर नियंत्रण किया जाता है। यानी कार्य समाप्त होने के बाद उन कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन के लिए जिसने ये कार्य किया है अधीनस्थ, उसे कार्य का प्रतिवेदन देना होता है कि उसने क्या कार्य किया, कितना किया, कैसे किया, इसका सारा लेखा जोखा उसको देना पड़ता है और इसी आधार पर नियंत्रण किया जाता है। भारार्पण के ये जो तत्व हैं जो हम भी अपने पढ़े हैं, ये एक दूसरे के ऊपर अवलंबित हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसमें से यदि एक को भी स्किप किया जाए तो अधिकार अंतरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती और न ही वो कार्य ठीक से हो पाएगा जिसका अंतरण किया गया हो। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अभी अपन ने अधिकार अंतरण के तत्व और प्रक्रिया पढ़ा। अब हम देखते हैं अधिकार अंतरण की आवश्यकता, महत्व या लाभ। तो इसमें है सबसे पहले प्रभावी प्रबंध। अधिकार अंतरण के द्वारा प्रबंधक अपने सामान्य और कम महत्वपूर्ण कार्यों को अधीनस्थों को सौंपकर अपने समय का उपयोग नीतिगत और महत्वपूर्ण कार्यों में कर सकता है। प्रभावी प्रबंध यानी जो मुख्य कार्य हैं वो अपने पास रखकर दूसरे कार्यों को अन्य अधीनस्थ व्यक्तियों को सौंपना, जिससे मुख्य कार्य करने के लिए प्रबंधक के पास समय मिल जाए, इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। फिर दूसरा है विशेषज्ञों की सेवाएं। अब एक ही व्यक्ति कई प्रकार के गुण नहीं लिए रहता है, कभी कभी किसी में कुछ गुण नहीं होता है, जैसे वित्त है, उत्पादन है, प्रशासन है, प्रबंध है और विपणन है। इन सब का ज्ञान एक व्यक्ति में होना यानी दुर्लभ है, एक व्यक्ति में होना संभव नहीं है। तो ऐसे समय यदि कार्यों को उनके विशेषज्ञों को सौंपा जाए और उनकी सेवाएं ली जाए तो कार्य एक बहुत अच्छे अंजाम तक पहुंचेगा। फिर है शीघ्र निर्णय। अधिकार अंतरण के अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्णय संबंधी अधिकार भी दिए जाते हैं। यानी जब अधिकार दिए जाते हैं तो उनको निर्णय लेने के लिए भी अधिकार दिए जाते हैं और ये अलग अलग लोगों के पास अलग अलग काम होते हैं। तो छोटे छोटे निर्णय लेने के लिए उनको किसी बड़े प्रबंधक से कोई बातचीत न करके तुरंत निर्णय लेने में सुविधा होती है। तो
अधिकार अंतरण के कारण शीघ्र निर्णय ले लिए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े निर्णय तो प्रबंधक ही लेंगे, लेकिन काम से संबंधित छोटे छोटे निर्णय अधीनस्थ कर्मचारी स्वयं ले पाएंगे। फिर है अधीनस्थों को प्रशिक्षण। तो अधिकार अंतरण से अधीनस्थ प्रशिक्षित हो जाते हैं और उनमें दायित्व बोध बढ़ता है। उनको उस काम को सिखा दिया जाता है जिससे उनको प्रशिक्षण प्राप्त मिल जाता है। अपने दायित्व का ज्ञान हो जाता है कि जो सिखाया गया है हमको उस दायित्व को पूरा करना है। और आगे चलकर जब वो पारंगत हो जाते हैं तो उनको किसी भी बड़े उपक्रम में एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा जा सकेगा। इससे उनकी क्षमता बढ़ेगी। फिर है कर्मचारियों को प्रेरणा। अधिकार अंतरण के द्वारा कार्य की जवाबदारी मिलने से कर्मचारी स्वयं को महत्वपूर्ण समझते हैं। इससे कर्मचारियों के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है और कर्मचारी को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। जब किसी को एक कार्य सौंपा जाए और जब वो उसको करने लगता है तो धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। विकास एवं विस्तार। अधिकार अंतरण से प्रबंधकों के समय में बचत होती है और इस समय को वे अपने कंपनी के विस्तार और विकास में खर्च करते हैं। फिर आपसी समन्वय। अधिकार अंतरण से उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थ के मध्य बेहतर संबंध बनते हैं। अधीनस्थ और अधिकारी जब मिलकर कार्य करते हैं तो उनमें संबंध बहुत अच्छे बन जाते हैं और अधिकारों और अधीनस्थ के आपसी समन्वय के कारण किसी भी संस्था को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। फिर आपसी समन्वय। अधिकार अंतरण आपसी समन्वय अभी हो गया। अब है प्रबंधकीय कला। अधिकार अंतरण से अधीनस्थों को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार जब कार्य सौंपा जाता है तो इससे प्रबंधकीय कला, चातुर्य और बुद्धि का विकास होता है। अधिकार अंतरण कुशल और प्रभावकारी प्रबंधन की पहचान होती है। अधिकार अंतरण एक प्रबंधक की कला की पहचान होती है कि वो किन लोगों को किस प्रकार का काम देगा और कौन सा काम किसको देने के बाद उनको जल्दी से उस काम को पूरा करके मिल जाएगा। ये वो देखकर, लोगों को पहचान कर, कला को पहचान कर अपनी जब प्रबंधकीय कला का उपयोग करके कार्य को सौंपते हैं तो ये प्रबंधकीय कला का भी उनमें धीरे धीरे विकास होता जाता है। अब हम अगला देखते हैं अधिकार अंतरण या भारार्पण की शैली। शैली यानी किस प्रकार से बातें करके कैसे दूसरे को काम सौंपा जाता है और कैसे उनसे उस काम की रिपोर्टिंग ली जाती है। उसके लिए किस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग किया जाता है ये यहाँ पर अब हम देखेंगे। तो जो कहा है उसे करो, जो कह दिया है उसे करना है, बार बार न पूछो और मुझे बताओ कितना काम कब हुआ है। ये जो प्रबंधक कार्य सौंपेगा तो अपने अधीनस्थ कर्मचारी से इस शैली में बात करेगा कि जो कहा है उसे करो, यानी प्रबंधक के द्वारा जो कहा गया उसे करो और क्या करना है इसकी बार बार मत पूछो और मुझे बताओ कि कितना काम कब हुआ है। ये शैली रहेगी। फिर अगला है इस कठिनाई को समझो और मुझे बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। यानी यदि कोई काम करते करते कठिनाई आ जाती है तो कठिनाई को तुम खुद समझो, मुझे बताओ कि उस कठिनाई को दूर करने के लिए तुम क्या कर सकते हो और मैं जब तक तुमको न रोकूं तो रोकने तक काम करते रहो और मेरे बोलने तक शुरू मत करो। यानी कठिनाई को समझो, मुझे बताओ कि कठिनाई क्या है, इस कठिनाई को दूर करने के लिए तुम क्या कर सकते हो और जो तुम कर सकते हो वो करते रहो जब तक मैं न रोकूं। और यदि इसी कठिनाई को समझो और जब तक मैं न कहूं तब तक काम की शुरुआत न करो। यानी मेरे न कहने तक करते रहो और मेरे कहने के बाद शुरू करो कठिनाई को समझ के। फिर है इस कठिनाई को समझो, सुलझाने के उपाय बताओ। यानी कठिनाई को समझो और कठिनाई को दूर करने के उपाय बताओ। उपाय बताने के बाद उसको उस उपाय से दूर करने पर क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे और कौन सा उपाय उन उपायों में सबसे अच्छा है और ये सलाह मुझे दो कि कठिनाई को दूर करने के लिए कौन सा उपाय
लागू करना चाहिए और वो क्यों लागू करना चाहिए, ये सलाह मुझे दो। फिर है अगला, इस कठिनाई को समझो, यानी जो कठिनाई आई उसको समझो, जल्दी सारी जानकारी इकट्ठा करके दो, मैं निर्णय लूंगा। यानी सारी कठिनाइयों को समझने के बाद अपने प्रबंधक को उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी इकट्ठा करके दो, उसके आधार पर प्रबंधक निर्णय लेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।